वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो WHO की हुई थी ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिसेफ को पढ़ेंगे। इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं इसमें, और WHO में कौन कौन से सन जो है वो इम्पोर्टेंट थे, हम लोगों ने उन सबको पढ़ा। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिसेफ को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन क्या है? इमरजेंसी फंड। तो देखिए इसका ये फुल फॉर्म क्या है, पहले था, लेकिन अब इसमें क्या है, परिवर्तन कर दिया गया। कब किया गया, क्या इसमें बदला गया, वही सब हम लोगों को पढ़ना है। और इसकी क्या है, स्थापना कब हुई, तो सब हम लोग सब जानेंगे। तो इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन कोष। किसको? कि यूनिसेफ को बोलते हैं। जो यूनिसेफ जो है, जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि यूएनओ जो है यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी, और क्या है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? यूनिसेफ आता है और WHO, मतलब ये भी यूनिसेफ भी क्या है, जिस तरीके से WHO उसका अंग है, वैसे ही क्या है कि यूनिसेफ भी किसका अंग है? यूनिसेफ भी किसका अंग है? यूएनओ का। तो यूनिसेफ किसका अंग है? यूएनओ का अंग है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। और देखिए इसकी भी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद जो मतलब कौन कौन सी मतलब संस्थाएं खोली गई या किसकी किसकी स्थापना हुई, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको भी माइंड में आप बिल्कुल भी आप समझ लीजिए। यूनिसेफ जो है यूएनओ का अंग है। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। यूनिसेफ को क्या है? यूनिसेफ को यूएनओ की आर्थिक मदद, जो मतलब हमने क्या समझा है, और हमने समझा था कि यूनिसेफ को क्या है, यूएनओ जो है वो आर्थिक मदद नहीं करता है। यूनिसेफ जो है वो अपने से खुद अपनी मदद करता है। तो यूनिसेफ को किसकी? यूएनओ की आर्थिक मदद नहीं मिलती है, यानी वो खुद से क्या करते हैं कि वो अपने से पैसे कलेक्ट करता है, अपनी क्या है, अपनी तरीके से अपना सब कुछ वो देख रेख करता है। तो ये क्या है, और जहां पर पैसे की जरूरत होती है वो खुद लगाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं यूनिसेफ को? क्या बोलते हैं? यूनिसेफ को बोलते हैं अर्ध स्वायत्त संस्था। यानी ये क्या कहलाती है? अर्ध सरकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध सरकारी संस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपना मतलब कुछ तो इसमें, मतलब मान लीजिए क्या है कि यूएनओ कुछ तो इसका किसका अंग है? यूएनओ का अंग है ना। यूनिसेफ जो है ये किसका अंग है? यूएनओ का अंग है।
ठीक। लेकिन क्या है, कुछ तो सरकारी है और कुछ तो क्या है कि ये अपने से सारा देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। यूएनओ की मदद इसमें आर्थिक स्थिति में नहीं मिल रही है, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ अपने से देख रहा है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, अर्ध सरकारी संस्था बोलते हैं यूनिसेफ को। और इसे क्या बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी संस्था या सेमी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट। अब ये देखेंगे कि यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए, किसके लिए काम करता है, कि बच्चों के लिए। तो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है ना, तो इसीलिए यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ किसके लिए काम करता है, तो बच्चों के लिए काम करता है। उन बच्चों की हेल्प करता है, उन बच्चों की हेल्प करता है जो क्या है, जो बच्चे आर्थिक मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो कमजोर है, यानी जो आपातकालीन के बच्चे हैं उनकी हेल्प करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि मतलब बहुत से बच्चे, काफी नुकसान हो गया था ना, कितने लोगों के कितने पेरेंट्स मर गए होंगे, कितनी क्या है, कितने नुकसान हुए। तो जब क्या है, ऐसी चीज से निकलने के लिए क्या है, यूनिसेफ जो है उनकी मदद कर रहा था, उन बच्चों की जो बच्चे क्या है आपातकालीन स्थिति से वो जूझ रहे थे। तो ऐसे बच्चों की वो क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारी क्या है रोजगार नष्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा क्या है कि कितने की घर बर्बाद हो गए थे, कितने अनाज सब कुछ क्या है बर्बाद हो गए थे। तो उन्हीं सबकी पूर्ति करने के लिए बच्चों की क्या करता है कि उसकी हेल्प करता है। तो यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करता है, उन बच्चों की हेल्प करता है जो आपातकालीन जो है वो मतलब आपातकालीन स्थिति से वो जूझते हैं। क्योंकि क्या है, हम लोगों ने क्या समझा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतना नुकसान हुआ कि बहुत से बच्चे क्या है कि कुपोषण का शिकार हो गए, क्योंकि अनाज तो था ही नहीं। तो जब माँ जो है वो अनाज नहीं पा रही थी, वो पौष्टिक आहार नहीं पा रही थी, तो बच्चे भी क्या हो रहे थे, कुपोषित हो रहे थे। तो इन सबसे निकलने के लिए यूनिसेफ जो है मदद करता है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, पोलैंड। कहाँ हुई थी, पोलैंड के यूनिसेफ की स्थापना पोलैंड के डॉक्टर लुडविक रासमन ने यूनिसेफ की स्थापना में डॉक्टर लुडविक रासमन ने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निभाई थी। तो हम लोगों ने क्या समझा कि यूनिसेफ बच्चों के लिए यूनिसेफ काम कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। यूनिसेफ किसका अंग है, यूएनओ का अंग है। यूनिसेफ की स्थापना कहाँ, पोलैंड में। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो डॉक्टर लुडविक रासमन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जैसे हम लोग उसकी हिस्ट्री में देखे थे ना, क्या हुआ था कि मतलब कब उसकी स्थापना हुई थी, कब उसकी बात की गई थी WHO की, कब उसके लिए संविधान बना, कब पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो उसमें हम लोगों ने कई डेट पढ़ी थी। वैसे इसकी भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या है, यूनिसेफ की अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो इसमें क्या देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, स्थापना यूनिसेफ की। और क्या देखेंगे कि 1949 में भारत के साथ यूनिसेफ जो है वो कार्य करने लगा था। कब, स्थापना 1946 में हुई थी, लेकिन यूनिसेफ जो है वो 1949 में भारत के साथ कार्य करने लगा था। और क्या देखते हैं कि 1950 में यूनिसेफ जो है में आवश्यक परिवर्तन हुए थे।
आवश्यक परिवर्तन हुए थे। वो आवश्यक परिवर्तन क्या थे कि मतलब कुछ कार्य इसके जो है कुछ कार्यकारिणी समिति में उसमें बदलाव किया गया था। क्या है 1950 में यूनिसेफ में आवश्यक परिवर्तन हुए थे। किसमें? कार्यकारिणी के क्षेत्र में, उसके जो कार्य हैं उसी में उसका बदलाव किया गया था। और क्या है 1953 में क्या देखेंगे, ये 1950 है ना, 1953 में यूनिसेफ यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन गया। अस्थायी सदस्य बन गया। 1953 में यूनिसेफ जो है यूएनओ का क्या बन गया? अस्थायी सदस्य बन गया था। यूनिसेफ में दो शब्दों को क्या किया गया था? कब? 1953 में यूनिसेफ में दो शब्दों को हटा दिया गया। और वो क्या हटा दिया गया था? इंटरनेशनल इमरजेंसी। इसे क्या किया गया था कि हटा दिया गया था। तब क्या हो गया? तब ये हो गया क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। तो इसमें क्या था इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन ना, क्या है कि इसको हटा दिया गया यूनाइटेड नेशंस, और क्या है कि इमरजेंसी चिल्ड्रन, क्या है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इसी को हटा दिया गया, इंटरनेशनल को हटा दिया गया, और क्या इमरजेंसी को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यही क्या है, यही लाया गया। और इसको दो चीजों को हटा दिया गया, इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। यानी इसका क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एक बार फिर से समझिए कि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। 1949 में भारत के साथ यूनिसेफ जो है वो कार्य करने लगा था। 1950 में यूनिसेफ में आवश्यक परिवर्तन हुए थे, यानी इसके कार्य में आवश्यक परिवर्तन हुए थे। कब? 1950 में। 1953 में क्या है यूनिसेफ जो है वो यूएनओ का सदस्य बन गया था। कब बना? 1953 में। और उसके बाद यूनिसेफ को में से दो शब्दों को हटाया गया। क्या हटाया गया? कि इंटरनेशनल और इमरजेंसी, इन दोनों को हटा दिया गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यही क्या हो कि अब इसी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो हम लोग क्या देखे थे, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा ना। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। और क्या देखते हैं कि इसका कार्य कहाँ होता है? तो इसका कार्य कोपेनहेगन से संपादित होता है। इसका कार्य इसका कार्य जो है कोपेनहेगन से संपादित होता है। ये यूनिसेफ के बारे में हमने क्या समझा, कब बदला गया और कब इसकी स्थापना हुई, कब ये भारत का सदस्य बना, भारत के साथ कब काम करने लगा, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का भारत में मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का भारत में मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। यूनिसेफ भारत की मदद कब? 1949 से कर रहा है। और क्या देखेंगे कि भारत हर साल कितने 60 लाख रुपए
यूनिसेफ को देता है, सेफ को देता है। और क्या देखेंगे कि यूनिसेफ और कौन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ और फाओ, फाओ और राष्ट्रीय संस्थाएं सब मिलकर एक क्या है, एक दूसरे के साथ काम करती हैं। बहुत सी, मतलब ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और फाओ, और बहुत सी क्या है, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सब एक साथ मिलकर क्या करती हैं, कि काम करती हैं। और राष्ट्रीय संस्थाएं सब एक साथ मिलकर है। अब देखेंगे कि वर्तमान में यूनिसेफ जो है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर यूनिसेफ किसके साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ, वर्तमान में यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर किस रोग के लिए, रोग उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। तो वर्तमान में यूनिसेफ जो है वो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कई रोग ऐसे हैं जिनके उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। तो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कौन कौन से रोग हैं, मलेरिया टीबी, यौन रोग के उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। तो वर्तमान में यूनिसेफ किसके साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर मलेरिया, टीबी और यौन रोग के उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। आगे देखते हैं कि ये इतना कार्य कर रहा है और भी इसके कार्य कई क्षेत्र में हैं, उसको समझते हैं वो क्या काम कर रहा है। कि शिशु स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, शिशु स्वास्थ्य। उसके बाद देखेंगे बाल विकास और जीवितता, बाल विकास जीवितता। आगे देखेंगे कि शिशु पोषण के क्षेत्र में, शिशु पोषण के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। और आगे देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आगे देखेंगे जल एवं स्वच्छता, फिर सार्वभौमिक प्रतिरक्षा, भौमिक प्रतिरक्षा। और आगे देखेंगे कि इसमें परिवार एवं शिशु कल्याण, परिवार एवं शिशु कल्याण और आपातकालीन सहायता, आपातकालीन सहायता। तो ये इतने क्षेत्र में क्या है, मतलब इन रोग के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। और शिशु स्वास्थ्य के लिए, बाल विकास और क्या है, और जीवितता के क्षेत्र में, शिशु पोषण के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए काम कर रहा है। शिक्षा के लिए, जल एवं स्वच्छता के लिए, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा के लिए और आपातकालीन सहायता के लिए क्या है कि इन सब क्षेत्रों में कौन, डब्ल्यूएचओ काम, किसमें, यूनिसेफ जो है वो कार्य कर रहा है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। और क्या है कि आगे देखेंगे यूनिसेफ को किस क्षेत्र में क्या है, पुरस्कार मिला है। तो यूनिसेफ को जल और
जल और स्वच्छता के कार्य हेतु अंतरराष्ट्रीय क्या है, जल संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन हेतु पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे कि यूनिसेफ को कब नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कब 1965 में। 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर आगे देखेंगे यूनिसेफ को कब 1989 में क्या मिला है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। तो ये इतने पुरस्कार मिले हैं। 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला, यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, यूनिसेफ को जल और स्वच्छता के कार्य हेतु अंतरराष्ट्रीय क्या है, जल संसाधन पुरस्कार मिला, अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन पुरस्कार मिला। और 1965 में क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला, और 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। आगे देखेंगे कब, 2006 में प्रिंस ऑफ अस्टूरियन 2006 में प्रिंस ऑफ अस्टूरियन अवार्ड मिला। उसके बाद इतना हम लोगों ने समझा। अब यूनिसेफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, गोबी क्या है, और गोबी FFF, इन दोनों को समझेंगे। तो गोबी और FFF जो है वो बाद में जोड़ा गया, पहले क्या था, गोबी था। मतलब ये जो है यूनिसेफ जो है वो गोबी नाम से क्या है, एक अभियान चलाया ना। तो क्या हम लोग समझेंगे कि यूनिसेफ जो है वो किस नाम से, गोबी नाम से अभियान चलाया, गोबी नाम से अभियान किसने चलाया था, यूनिसेफ ने चलाया। ठीक, अब गोबी का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। ये गोबी का अर्थ होता क्या है, गोबी। उसके बाद हम लोग FFF देखेंगे, बाद में ऐड किया गया। तो गोबी का अर्थ होता है ग्रोथ, क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ और सर्विलेंस, ग्रोथ सर्विलेंस, ये किसका है, कि जी का है। ओ का अर्थ क्या हो गया, कि ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। और बी का अर्थ हो गया, प्रमोटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग। और आई का अर्थ हो गया, क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन, प्रोग्राम। तो हम लोगों ने क्या समझा कि यूनिसेफ ने गोबी नाम का एक अभियान चलाया, और इसमें क्या अर्थ हो गया, जी का, जिसको बोलते हैं वृद्धि आवेक्षण, यानी वृद्धि आवेक्षण। और उसके बाद ओ को क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन। उसके बाद यानी ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, मौखिक पुनर्निर्जलीकरण, मौखिक पुनर्निर्जलीकरण। उसके बाद आगे क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग ना, इसको बोल सकते हैं प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग ना। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्तनपान को प्रोत्साहन, स्तनपान को प्रोत्साहन। चौथे नंबर पर क्या है, प्रतिरक्षा कार्यक्रम, प्रतिरक्षा। ये किसने चलाया था, ये गोबी ने, मतलब ये गोबी एक अभियान था जिसमें
जी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, और बी का और आई का। गोभी, जी का अर्थ है ग्रोथ सर्विलेंस, और ओ का ओरल रिहाइड्रेशन जिसका अर्थ होता है मौखिक पुनर्निर्जलीकरण, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी आप कह सकते हैं प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी प्रतिरक्षा कार्यक्रम। ये इतने हो गए। अब अभी हम लोग देखेंगे ना प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये क्या था, ये इतना था। इसके बारे में देखिए क्या है, एक बार फिर समझेंगे कि ये किस लिए था, कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो। ये क्या है, बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो। ओरल रिहाइड्रेशन यानी क्या है कि स्तनपान को बढ़ावा मिले, और हर माँ जो है वो अपने बच्चे को क्या है 6 मंथ तक क्या है कि वो स्तनपान कराए। स्तनपान के प्रति जागरूक करना, और क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 मंथ तक के बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, और ये क्या होता है हर माँ को, और ये सबसे बेस्ट होता है इस, और क्या है कोई ऊपरी आहार नहीं देना चाहिए। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन हम लोगों ने समझा। क्या होता है मौखिक पुनर्निर्जलीकरण। मौखिक पुनर्निर्जलीकरण मतलब बच्चों को क्या है कि ओआरएस का घोल इसके बारे में, और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉल घोल जो होते हैं उनके बारे में वो प्रोवाइड करना, उनके बारे में जानकारी देना, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में स्तनपान को क्या है प्रोत्साहन यानी स्तनपान को बढ़ावा देना, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है लोगों को प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षा कार्यक्रम करवाना, जिससे क्या है लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, और क्या है टीका लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके। और इसके लिए प्रतिरक्षा कार्यक्रम में यहाँ पर देखेंगे यूनिसेफ ने कितने 6 बीमारियों के लिए टीके लगवाता है, या 6 टीके लगवाए, या कह सकते हैं लगवाता है। कितने 6 टीके लगवाए जाते हैं। कौन कौन से, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूरे गोभी के अंतर्गत आते हैं। अब वो 6 बीमारी कौन कौन सी है, पहला है क्षय रोग, कुकुर खांसी, और क्या तीसरे नंबर पर है टिटनेस, और चौथे नंबर पर है खसरा, 5वें नंबर पर है डिप्थीरिया, 6ठे नंबर पर है पोलियो। तो ये इतने टीके लगवाए जाते हैं किसके अंतर्गत, प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, और क्या है कि और टीके लगवाने के बारे में उनको मतलब क्या है जागरूक किया जाए। तो हम लोगों ने क्या समझा, यूनिसेफ ने एक गोभी अभियान चलाया, जिसमें गोभी का फुल फॉर्म क्या है, जी का है ग्रोथ सर्विलेंस, और जिसका मतलब होता है वृद्धि आवेक्षण। बच्चों को क्या है, बच्चों की वृद्धि बेहतर हो उसके लिए प्रयास करना, और ओरल रिहाइड्रेशन यानी बच्चों को मौखिक जो क्या है पुनर्निर्जलीकरण यानी ओआरएस के घोल वगैरह के बारे में बताना, या क्या है उसके प्रति जागरूक करना। और बी से क्या है प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान को प्रोत्साहन देना, और आई से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रतिरक्षा कार्यक्रम। अब प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ ने 6 बीमारियों के टीके यूनिसेफ जो है 6 बीमारियों के टीके लगवाता है। क्षय रोग, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो। तो इसको देखिए हम लोगों ने डीपीटी पढ़ा है ना, तो डिप्थीरिया, टिटनेस, और क्या है इसमें क्षय रोग है, कुकुर खांसी है, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा, पोलियो, ये 6 बीमारियों को आप लोगों को याद रखना है। इस 6 बीमारियों के लिए क्या है यूनिसेफ जो है वो टीके लगवाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि और हम लोग इसमें क्या समझेंगे FFF के बारे में। और समय के साथ साथ जो है हर चीज की जो डिमांड बढ़ती जाती है, तो वैसे इसमें भी हर चीज में आप देखेंगे कोई भी अभियान चला है, कोई भी क्या है मतलब कुछ भी जो अगर कार्यक्रम हो रहे हैं तो समय के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। समय के साथ साथ इसमें बदलाव किया गया। गोभी का जो अभियान चला उसमें क्या है FFF को जोड़ दिया गया। इसमें गोभी में क्या जोड़ा गया, FFF को जोड़ दिया गया। अब FFF का फुल फॉर्म देखेंगे कि ये FFF क्या है। FFF का अर्थ होता है क्या, फीमेल एजुकेशन,
जैसा कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो क्या करेंगी, अपने खान पान पर ध्यान देंगी, और जब अपने खान पान पर ध्यान देंगी तो बच्चे भी क्या होते हैं, बच्चे भी हेल्दी होंगे, बच्चे भी स्वस्थ होंगे, और बच्चों में भी क्या होगा, कुपोषण की समस्याएं नहीं आएंगी। इसीलिए क्या है, फीमेल एजुकेशन के बारे में ये इसके लिए जोड़ा गया कि जिससे क्या है कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो खान पान पर ध्यान देंगी, और जिसकी वजह से क्या है होता है, उनका बच्चा भी, जब वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। अब ये दूसरे एफ के बारे में देखेंगे। ये दूसरा जो एफ है, इसमें फैमिली स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग का मतलब होता है परिवार नियंत्रण ना। इसका मतलब होता है स्पेस देना, मतलब दो बच्चों के बीच में क्या है कि दो बच्चों के बीच में गैप हो, जिससे क्या है कि बच्चों का विकास सही तरीके से हो। ऐसा नहीं कि एक एक साल के गैप पे बच्चे हो, क्या होता है, उनका विकास जो होता है वो बाधित होता है। और महिलाएं जो होती है ना, कि उनकी मतलब जो जिन लेडीज को ऐसे अगर अगर क्या है बच्चों में गैप कम होगा, तो महिलाओं का मतलब उन माँ का क्या होता है कि उनका भी विकास सही नहीं होगा, उनका क्या है, उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, और बच्चे भी क्या होंगे, बच्चे भी मतलब उनमें भी क्या है, कुपोषण की समस्या रहेगी। तो इसीलिए मतलब वो अपने आप को पहले रिकवर करें, उसके बाद मतलब एक क्या है, एक डिलीवरी होने के बाद वो अपने आप को रिकवर करें। मतलब क्या है, कुल का सबका मतलब क्या समझेंगे, फीमेल एजुकेशन क्यों जोड़ा गया। फीमेल एजुकेशन मतलब क्या है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाएं जो है वो अगर शिक्षित रहेंगी तो वो उनसे होने वाले बच्चे जो है वो भी क्या है, वो अपने खान पान पर ध्यान देंगी, और जब अपने खाने पीने पर ध्यान देंगी तो बच्चे भी क्या होंगे, स्वस्थ और हेल्दी होंगे। फैमिली स्पेसिंग मतलब क्या है कि दो बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे क्या है कुपोषित ना हो, और बच्चे और माँ दोनों के क्या है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तीसरे एफ की बात करेंगे। तीसरे एफ का अर्थ होता है फूड सप्लीमेंट, फूड यानी पूरक खाद्य पदार्थ, यानी क्या है फूड सप्लीमेंट्स, यानी क्या होता है, पूरक खाद्य पदार्थ। तो इसीलिए क्या है, मतलब पूरक खाद्य पदार्थ पर जोर दिया गया है, जिससे क्या है कि मतलब महिलाओं चाहे वो बच्चों पर और सब पर क्या है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये गोभी में हम लोगों ने गोभी देखा, गोभी में ट्रिपल एफ को जोड़ दिया गया। ये ट्रिपल एफ को फैमिली एजुकेशन, सॉरी फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग और फूड सप्लीमेंट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके कार्य। जैसे कि हम लोगों ने और भी कार्य देखे थे, तो अब हम लोग यूनिसेफ के कार्य को देखेंगे। तो यूनिसेफ के कार्य भी बहुत हैं। क्या है, दुग्ध केंद्र, पहले इस क्या देखेंगे, यूनिसेफ के कार्य पहले क्या देखेंगे, दुग्ध केंद्र, ये कहाँ है, बंबई। उसके बाद दूसरे मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र, ये कहां पर है, कोलकाता में, कोलकाता में। तीसरे नंबर पर देखेंगे बाल रोग चिकित्सा केंद्र, बाल रोग चिकित्सा केंद्र, ये कहां पर है, मद्रास में है, मद्रास में। पेनिसिलिन फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, ये कहां पर है, पिंपरी, पूना, पूना में है। तो ये क्या है, हम लोगों ने केंद्र समझे कि दुग्ध केंद्र कहां पर है, बंबई में, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कोलकाता, बाल रोग चिकित्सा केंद्र मद्रास, पेनिसिलिन फैक्ट्री ये पिंपरी, पूना में है। और क्या देखेंगे, डीडीटी फैक्ट्री, डीडीटी फैक्ट्री, ये कहां पर है, दिल्ली, दिल्ली में। अब हम लोग इसके कार्य देखेंगे, और भी कई कार्य हैं। कौन से, यूनिसेफ ने कितने 111 प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की, प्रयोगशालाओं के लिए
आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की। तो आगे देखेंगे इसमें कि यूनिसेफ ने 111 प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की और 163 अस्पताल और कितने 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला। स्वास्थ्य केंद्र खोला। और देखेंगे कि कितने 7000 उपकेंद्रों हेतु उपकरण की व्यवस्था की। तो यूनिसेफ ने 111 प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की, 7000 उपकेंद्रों हेतु उपकरण की व्यवस्था की, 163 अस्पताल और 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला। तो ये इतना हम लोगों ने समझा। अच्छा, इसका मेन अगर पूछ लिया जाए कि यूनिसेफ का कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र, तो आप क्या कहेंगे? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। मेन क्या है अगर आप देखेंगे तो मातृ एवं शिशु इसका कार्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या है? रोगों पर नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। दूसरा क्या है? रोगों पर नियंत्रण। और तीसरे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे? तीसरे नंबर पर है दुग्ध चूर्ण वितरण। चौथे नंबर पर क्या है कि बच्चों के लिए सेवा योजना, और पांचवें नंबर पर क्या है कि भूकंप, बाढ़ आदि में आपातकालीन सहायता, आदि में आपातकालीन सहायता। तो ये क्या है? ये यूनिसेफ की कार्य क्षेत्र है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोगों पर नियंत्रण, दुग्ध चूर्ण वितरण यानी जो दूध का पाउडर होता है, बच्चों के लिए सेवा योजना, भूकंप, बाढ़ आदि आपातकालीन सहायता। अब आगे हम लोगों ने क्या समझा? ये यूनिसेफ किसका अंग है? तो यूएनओ का। WHO के बारे में देखा, इसकी स्थापना यूनिसेफ की कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग क्या देखेंगे? फाओ के बारे में, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में हम लोग क्या समझेंगे? यानी आहार एवं कृषि संगठन, आहार एवं कृषि संगठन। इसको देखते हैं, ये क्या है? ये भी यूएनओ का क्या है कि यूएनओ के अंतर्गत आता है, यानी इसका यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आहार एवं कृषि संगठन। अब हम लोग एफएओ को क्या देखेंगे? इसका मुख्यालय। पहले हम लोग इसका मुख्यालय देखेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना, एफएओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब इसकी स्थापना हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब? 1945 में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली। ठीक है, और इसके सदस्य कितने थे जब स्थापना हुई थी? तो कितने सदस्य थे? 42। और 1951 में ये सदस्य बढ़ गए। तब 1951 में बढ़कर कितने हुए थे? तो 68 हुए थे।
68, लेकिन पहले सदस्य संख्या जो है वो 42 थी और 1951 में ये बढ़कर 68 हो गए और 1960 में बढ़कर 104 हो गए। तो कितने सदस्य हो गए? 104 हो गए। तो स्थापना जो है, अब इसके बारे में हम लोगों ने क्या समझा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आहार एवं कृषि संगठन, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। मुख्यालय जो है यहाँ पर लिख लीजिए अक्टूबर, ठीक। और मुख्यालय रोम, इटली। सदस्य जो है वो 42, कितने सदस्य थे जब स्थापना हुई थी? 42। 1951 में बढ़कर 68 हुए और 1960 में बढ़कर कब कितने हुए? तो 104 सदस्य हो गए, FAO ने कितने? 1960 में भुखमरी से मुक्ति के लिए क्या है? के लिए कैंपेन चलाया था, यानी अभियान चलाया था। और ये क्या था? यानी फ्रीडम फॉर हंगर। क्या है? फ्रीडम फॉर हंगर। तो अब एक बार फिर से समझिए कि 1960 में 104 सदस्य हो गए और FAO ने 1960 में ही भुखमरी से मुक्ति के लिए एक क्या है? कैंपेन चलाया था, यानी फ्रीडम फॉर हंगर, भुखमरी से मुक्ति। तो ये हम लोगों ने FAO के बारे में जाना। और इसमें देखते हैं इस अभियान का उद्देश्य क्या था। इस अभियान के 2 उद्देश्य थे। कौन कौन से? पहला देखेंगे कि अर्ध विकसित या विकासशील देश में भुखमरी और कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब जो अर्ध विकसित देश है, जो अभी क्या है? विकसित नहीं हुए हैं, उनको जो अभी विकास हो रहा है जिनका, तो अर्ध विकसित और विकासशील देश में क्या है कि कुपोषण से संबंधित उनको जागरूक करना। दूसरे नंबर था विभिन्न प्रकार के आयामों के द्वारा पोषणहीनता भुखमरी की समस्या के समाधान किए जाएं। तो ये दोनों क्या है? इसका उद्देश्य था, 2 उद्देश्य थे। आगे हम लोग देखेंगे FAO के बारे में। और जब क्या है, हमने क्या समझा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब खाने की समस्या बढ़ रही थी और आपातकालीन की स्थिति आ गई थी, और उस समय क्या है कि खाने को नहीं थी, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हो गया था, काफी फसल नुकसान हो गए थे, काफी जो है कितने लोग मर गए थे, कितने रोजगार जो है वो नष्ट हो गए थे, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई थी। उस समय क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान FAO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब खाने के लिए बहुत समस्या थी और बेरोजगार नष्ट हो गए, सब कुपोषित हो रहे थे, पोषण की समस्या हो रही थी, उस समय FAO की स्थापना हुई थी। WHO FAO के साथ कब काम कर रहा है? WHO FAO के साथ काम कर रहा है कब? क्या, किस लिए? कि WHO FAO के साथ काम कर रहा है, इसलिए कि हेल्थ फॉर ऑल, इसका मतलब है कि सभी स्वस्थ हों। आगे देखते हैं इसमें कि ये FAO के कार्य क्या हैं। FAO के कार्य क्षेत्र किसके? FAO के। तो पहला देखेंगे इसमें क्या है? कृषि, अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पर, तीसरे मत्स्य पालन। चौथे नंबर पर वन विभाग। 5वें नंबर पर पोषण। तो इसलिए क्या है कि ये एक कार्य क्षेत्र है, कृषि में, अर्थव्यवस्था के लिए, और मत्स्य पालन में, वन विभाग में, पोषण में। और इसके कार्य क्या है? सभी देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सभी देशों की पोषण स्थिति में सुधार करना, कोई कुपोषित ना हो, सबके पोषण का मतलब पोषण की देखरेख करना, उसमें सुधार किया जाए और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। और कृषि और मत्स्य पालन के लिए कार्य ना,
यही सब इसके कार्य हैं। जनता को पोषण शिक्षा का प्रचार, मतलब जनता में पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाए, यही सब FAO के कार्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं FAO ने एक अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। FAO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है और वो रिपोर्ट का नाम क्या है कि स्टेट ऑफ द वर्ड्स बायो डाइवर्सिटी फॉर और क्या है, फॉर फूड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, हाल ही में FAO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि FAO जो है वो उसके कार्य क्या है, मेन उसके कार्य क्या है कि बच्चों को जो है वो बच्चों के मतलब उसमें क्या है, कुपोषण की समस्या का निदान करवाना, और क्या है कि सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके, क्या है कि जनता में पोषण शिक्षा का प्रचार किया जा सके, और क्या है कि कृषि एवं मत्स्य पालन वन उत्पादन में वृद्धि हो। यही सब क्या है FAO के कार्य हैं। उसके कार्य क्षेत्र कितने थे, तो इसको हम लोगों ने देखा कौन कौन से थे, कृषि, अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, वन विभाग, और क्या लास्ट क्या था, पोषण। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि FAO की स्थापना कब हुई थी 1945 में, कब जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी नुकसान हो चुका था, रोजगार की समस्या थी और उस समय क्या है खाने पीने की समस्या थी। उसी समय इन सब की हेल्प करने के लिए और उसके निदान के लिए और इन सब की हेल्प करने के लिए FAO की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका अंग है, तो UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है। इसमें कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 104 सदस्य हैं। पहले कितने सदस्य थे, तो यही सब क्या है क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। इसमें क्या है बहुत ज्यादा नहीं था, सबसे ज्यादा क्या था WHO में और यूनिसेफ में। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल इसी कोई और एक संस्था के साथ। और क्या है, आप लोग को अगर वीडियो कैसी लगती है और कुछ अगर आपको कंफ्यूजन होता है, कोई भी बातें होती है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए या कमेंट करके आप लोग जरूर बता दिया करिए। थैंक यू।